तो सर एक चीज़ बताइए कि जब आईएएस बन जाते हैं तो क्या लाइफ इजी हो जाती है या बस एक स्टेज था, अब इससे आगे जाना है, इससे और मुश्किल चीज़ें हैं? लाइफ इज नेवर इजी। कहीं भी आप हैं, लाइफ इजी नहीं है। आप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड भी हैं, एलॉन मस्क भी हैं, ट्रम्प भी है। ट्रम्प अब दोबारा जब बैठेंगे कुर्सी पे, उनको पता चलेगा लाइफ इज नॉट इजी। ठीक है। आई हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस, लॉट ऑफ वीडियो। अब आपके पॉडकास्ट से भी कुछ लोग सुनेंगे। हाँ जी सर, इसी तरह मेरे बहुत हैं, तो उससे ये रील्स वगैरह देख के वो समझते हैं। अब वो और हम थोड़ा सीनियर हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो यहाँ पे बात नहीं सुनते, इधर सामने वो यहाँ पे बात सुनते हैं। बिल्कुल सही है सर। तो मुझे यहाँ पे बात करने का इतना फायदा नहीं जितना यहाँ से पॉपअप होने का फायदा है। राइट सर। तो पेरेंट और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन भी कम है। ये मैं बहुत स्कूल्स में मैं जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, पेरेंट्स को ही सुना देता हूँ कि तुम अपने बच्चों से बात तो करो। एग्जैक्टली, है ना, थोड़ा मोरल सपोर्ट मॉरल सपोर्ट। अच्छा, वो बच्चा कुछ करना चाहता है, ये सुनते नहीं है पेरेंट्स। पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट। लिसन टू योर चाइल्ड। राइट। एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि हर किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता। वो गवर्नमेंट स्कूल में, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बच्चे भी नहीं पढ़ते गवर्नमेंट स्कूल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दिस इज योर होस्ट नवीन कुमार वर्मा एंड वेलकम टू द अल्फा पीपल। आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है मिस्टर विवेक अत्रेय जी, जो कि एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, जिनसे हमने बहुत सारे टॉपिक से बात की है, इंक्लूडिंग द मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन फॉर एन आईएएस एग्जाम प्रिपरेशन, the life of an IAS officer, the challenges he faced, role of meditation and spirituality as an high-ranking officer. So stay tuned with us. विवेक अत्रेय सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। सर, वेलकम टू द अल्फा पीपल। थैंक यू, नाइस टू बी हियर। थैंक यू सर। सर, बिफोर वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, we were just discussing कि यार सर ने आना है and we need to do some research. Okay. And when I was just aware you as a motivational speaker. Right. So I was just checking their podcast and all those things, direct videos. Right. So लेकिन when I came to know that you are ex-IAS. Yes. So it was a different kind of like excitement. Yeah. अच्छा, ऐसा है? तो I'm going to meet a IAS person. So that is great. So sir, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ. So we will start with this question. Sure. सर, एक इंसान का, एक बच्चे जो स्टडी करता है, एजुकेशन पूरा कंप्लीट करता है, फिर उसका एक सपना होता है कि या जैसे मैंने बड़ी बड़ी कई जॉब करनी है। सो कुछ लोगों का होता है आईएएस बनना है, तो कॉलेज में हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद अपनी तैयारी करते हैं आईएएस के लिए, एंड देन प्रीलिम्स करते हैं, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू क्लियर होता है, मैनी स्टेजेस। और वो सब करने के बाद व्हेन ही और शी बिकम आईएएस, तो सर कैसी फीलिंग होती है? ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फीलिंग होती है, एक स्टेटस बन जाता है, एक पावर आ जाती है। मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। तो मैं इंजीनियर था इलेक्ट्रॉनिक्स में। राइट। उससे पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। वाओ। तो अंडर 19 में 2 बार ही खेला, दैट इज सिक एंड आई डू नेशनल लेवल। तो वो जब खेला तो देन आई बिकेम वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। आई थॉट आई विल बिकम अ क्रिकेटर फॉर इंडिया, जो होता है। हाँ जी सर। वो बच्चे या तो बॉलीवुड हीरो बनना चाहते हैं या क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बाकी तो प्रैक्टिकल बात तो करते नहीं है। सही बात है। मैं भी ऐसे ही था, लेकिन आई वॉज गुड बट नॉट दैट गुड, सो आई कुड नॉट रीच द लेवल रिक्वायर्ड। तो माई फादर सेड कि अब तुम इंजीनियरिंग करो। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं एडमिशन हो गया मेरा। क्योंकि मैं 2 बार ही खेला हुआ था नेशनल, तो उसका भी फायदा हुआ मुझे एडमिशन में। तो हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक छोटू राम कॉलेज के नाम से कॉलेज था, लेकिन आरईसी कुरुक्षेत्र में हमारा एडमिशन हुआ एज गेस्ट स्टूडेंट्स। रीजनल इंजीनियरिंग एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो वहीं से हम ग्रेजुएट हो गए, क्योंकि 4 साल में वो कॉलेज बना ही नहीं जो हमारा होना था। तो गेस्ट स्टूडेंट्स वहीं पे रहे हम एनआईटी में ही, और वहीं से हम एनआईटी की डिग्री मिली हमें आरईसी की। 4 साल हम पढ़े वहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा। तो उस टाइम आई वाज थिंकिंग कि अब इंजीनियरिंग का करियर होगा, लेकिन सिविल सर्विसेज में थोड़ा सा मेरा रुझान था। माय फादर वाज एन आईपीएस ऑफिसर। तो वो बहुत अच्छे, उनका रेपुटेशन था। उनकी अचानक 50 की एज में उनकी डेथ हो गई। तब मैं आई वाज 24 एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एंड जो आपने कहा प्रीलिम्स मेंस, ये वो मैंने दिया भी, प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ मेरा 2 बार 3 बार। उसके बाद फिर मुझे उन्होंने एचसीएस में जॉब ऑफर की कि फादर आपके आईपीएस में थे, तो यू गेट अ जॉब इन हिज प्लेस बिकॉज ही डाइड इन सर्विस। तो वो एचसीएस में मैंने जॉब ली, और वो हरियाणा सिविल सर्विस की जॉब मेरी चली 17 ईयर्स के करीब।
तो 17 years इन हरियाणा, उसके बाद आईएएस में प्रमोशन होता है फ्रॉम पीसीएस एचसीएस, यू गेट प्रोमोटेड टू आईएएस बिकॉज यू हैव सर्व्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, तो एक्सपीरियंस है। तो 1/3 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं 1/3 वो पीसीएस या पुलिस, स्टेट पुलिस सर्विस में से आते हैं। ओके। उनमें से मैं था, तो आई गॉट प्रमोटेड टू आईएएस। देन टोटल आई सर्व 24 years। तो 24 years के बाद देन आई रिजाइंड। बट वो 24 years जो आपने पूछा कि कैसा लगता है, इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और मुझे ऐसा लगा कि सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ करा जा सकता है, और मैंने कोशिश भी की कि कुछ किया जाए। तो जितना भी गुडविल बनता है वो इसलिए बनता है कि आपने कुछ दिल से काम किया, लोगों को पब्लिक सर्विस किया, उन्हीं का गुडविल बनता है। राइट। तो अदरवाइज कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं है, फिर कहते हैं जी बंदा ठीक है, तो इसमें फर्क है। सही बात है सर। है ना। तो सर एक चीज बताइए कि जब आईएएस बन जाते हैं तो क्या लाइफ इजी हो जाती है, या बस एक स्टेज था, अब इससे आगे जाना है, इससे और मुश्किल चीजें हैं? लाइफ इज नेवर इजी। कहीं भी आप हैं, लाइफ इजी नहीं है। आप रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड भी हैं, एलोन मस्क भी हैं, ट्रम्प भी है। ट्रम्प अब दोबारा जब बैठेंगे कुर्सी पे, उनको पता चलेगा लाइफ इज नॉट इजी। ठीक है, वहां तक तो पहुंच गए। दूसरा, आईएएस में भी आपको पहले पहुंचना मुश्किल है ना। वो तो 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं, मैं तो चलो एचसीएस से आईएएस, लेकिन जो एग्जाम दे रहे हैं वो मुश्किल प्रोसेस है ना। 12th फेल मूवी भी है एक आईपीएस की, राइट। बहुत मुश्किल स्ट्रगल है। एस्पिरेंट्स एक शो है उसका, तो वो सारी स्ट्रगल है। आने के बाद भी अपनी स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल के बिना वैसे कोई लाइफ का मतलब भी नहीं है। वो एक संत जी ने कहा कि अ स्मूथ लाइफ इज नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ। सारा कुछ स्मूथ चल रहा है तो लाइफ क्या है फिर? हाँ, सही हमने बात है। बटन दबाया, वो जीनी आ गया, कोई वो हमने जो मांगा वो मिल गया, उसका तो कोई मतलब नहीं। ऑब्वियस है सर। तो स्ट्रगल चाहिए लाइफ में, और आईएएस में भी स्ट्रगल है, लेकिन आप काम कर सकते हैं। आपका रुतबा भी है, आपकी इंपॉर्टेंस भी है, आपका पावर भी है, आपका रिकग्निशन भी है, आपकी पोजीशन भी है। अब मैं 7 साल हो गए मुझे रिजाइन करे हुए, लेकिन मैं अभी भी कई जगह जाके जो मिलता हूँ या मुझे इनविटेशन आते हैं वो गुडविल की वजह से आते हैं। अब तो मैं कुर्सी पे नहीं हूँ, ऑब्वियस है। चलो किसी को कोई आता है जी आपने कोई आप सिफारिश कर दो तो मैं कर देता हूँ, वो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। सही बात लेकिन है। एक रुतबा जो पोस्ट का होता है वो डिफरेंट होता है, जो पर्सनल रुतबा होता है जो उस काम की वजह से बनता है वो डिफरेंट होता है। राइट सर। तो आईएएस का ये रोल है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है और पावरफुल भी है, लेकिन जरूरी भी है कि स्ट्रगल के बावजूद आप कुछ कंट्रीब्यूशन करो। ऑब्वियस है society सर, को। ऑब्वियस हाँ, है। हाँ, जब यही कोई बात। डेजिग्नेशन मिली है, पावर मिली है, हाँ। तो वी डेफिनेटली शुड सेवा, कंट्रीब्यूट। तो उसमें है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। Service. सर्विस इज द की वर्ड। राइट सर। यस। सर जैसे आईएएस जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, सो आईएएस आईपीएस ये लोग सभी जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं रैंकिंग में, तो ये सब लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इनकी डीलिंग पब्लिक के साथ डायरेक्टली है। सो बहुत सारे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, चैलेंजेस ये फेस करते हैं, एक्चुअल लेवल पे वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट पे जो होती है इस टाइम पावर में होता है जो बंदा, वो उसकी तरफ से कितना सपोर्ट रहता है? ऐसा है कि ये ग्राउंड लेवल पे इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं आईएएस में, उसी तरह पॉलिसी मेकिंग में आ जाते हैं। ओके। आप स्टेट लेवल पे आ जाते हैं। तो जो जूनियर मोस्ट ऑफिसर होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं आईएएस में, या सब डिविजनल ऑफिसर, वो ग्राउंड लेवल पे है। जो डीसी हैं वो भी काफी ग्राउंड लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा हटके हैं पब्लिक से, क्यों एसडीएम पहले डील करेगा, डीएसपी डील करेगा, एसएसपी और डीसी बाद में आएंगे। राइट। फिर डीआईजी, आईजी और कमिश्नर, फिर उसके ऊपर सेक्रेटरी वगैरह स्टेट में। सो पॉइंट ये है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत पॉसिबल है, और गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, सपोर्ट ही करती है नॉर्मली। ओके। अगर आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, मान लो जिले में बैठ के या सब डिवीजन में बैठ के या पुलिस स्टेशन में बैठ के या कहीं भी बैठ के एक ऑफिसर पब्लिक से मिल रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी कि आप क्यों मिल रहे हो, ऐसे मिलो, ऐसे करो। एक आधा फोन आ जाएगा आपको, ओके, कि एमएलए का, कि ये बंदा जो आपको मिलने आया था मुझे मिला है, आपने इसका काम नहीं किया तो आप इसको मदद करो। ये वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो ऑब्वियस है सर। वो नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन आपका अपना बर्ताव, आपका डीलिंग, आपका बिहेवियर, आपका कॉन्डक्ट, आपका स्टाइल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं उनकी पब्लिक की। गरीब आदमी आया, आप अपने ऑरा में हैं, आप अपने उसमें हैं, तो फिर आप उसकी बात भी नहीं सुन रहे, तो वो तो फिर गलत बात है। तो गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं है रोल, इसमें इंडिविजुअल का रोल है। ओके।
गवर्नमेंट ये जरूर कहेगी कि 11 बजे से 1 बजे आपको रोज बैठना है ऑफिस में और पब्लिक डीलिंग करनी है, वो कह सकती है गवर्नमेंट। राइट। या ये कहेगी कि आपने ग्रीवेंसेस जो आ रहे हैं, कंप्लेंट्स जो आ रही हैं, उनको जल्दी निपटाना है। बट अल्टीमेटली पब्लिक डीलिंग तो ऑफिसर नहीं करनी, ऑब्वियस है। और अपने ऑफिसर्स जो जूनियर्स हैं उनको भी बना के रखना है, उनके साथ भी मीटिंग करनी है, उनके साथ भी उनको भी मोटिवेट करना है। अपने जिले में आईएएस और आईपीएस के अंडर कोई ना कोई होता ही है, ऑब्वियस है। वो कांस्टेबल तो है नहीं, तो कांस्टेबल तो वो उनको भी कहना है कि यार तुम भी अच्छी डीलिंग करो सबके साथ। बिजली वाले अफसर हैं, पानी वाले अफसर हैं, उनकी पब्लिक डीलिंग है। राइट। मेरी बिजली नहीं आ रही, मेरा वो कट गया, ये कट गया, पब्लिक डीलिंग अच्छी करो। तो गवर्नमेंट वांट्स बेसिकली गुड सर्विस डिलीवरी, और गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी है ऑफिसर की, आपकी अपनी एक ट्यूनिंग है कि पब्लिक के साथ कितना आप मिलते हैं, कितना आप डील करते हैं, कितना आप सुनते हैं। तो जितना आप पब्लिक की बात सुनेंगे, मैं तो यंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देता हूँ ना, अब तो जाके मसूरी भी जाता हूँ मैं, तो उस ट्रेनिंग में मैं बोलता हूँ कि सुनो बात, सुनो, देन यू लिसन टू द पर्सन। आपका काम उसका काम होगा नहीं होगा वो अलग चीज है, राइट। नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने उसकी बात सुनी, दिस इज गुड इनफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके सर, एक चीज होती है कि जैसे जो भी बंदा पावर में है, अब वो चाहे एमएलए है, एमपी है, सीएम है, होम मिनिस्टर है, हुएवर है, तो एक क्या होता है कि उसकी फार साइटेडनेस होती है। वो सोचता है कि उसका दूरदर्शिता है कि वो अपने एरिया को कैसे डेवलप करना चाह रहा है। और कुछ ऐसे लोग पावर में तो आ गया, लेकिन उनके मतलब वो इतने फार साइटेडनेस नहीं होती उनके साथ, उनके जो कमी है उसका इफेक्ट क्या जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर पड़ता है? पॉलिटिशियन की पर्सनालिटी का असर एडमिनिस्ट्रेशन पे पड़ता है, क्योंकि वो एमएलए है या सीएम है या मिनिस्टर है, तो उनका रोल है। पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका बहुत रोल है डेमोक्रेसी में। सिर्फ ऑफिसर्स से तो काम नहीं चल सकता, ऑब्वियस है। तो अब यूटी चंडीगढ़ का मैं एग्जांपल देता हूँ। यूटी चंडीगढ़ में ज्यादातर ऑफिसर्स का ही गवर्नमेंट है, क्योंकि वहां पे एमएलए नहीं है चंडीगढ़ में। राइट। एमपी हैं जरूर, एक इलेक्टेड एक ही रिप्रेजेंटेटिव है एमपी, लेकिन एमसी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके अपने अपने एमसीज हैं। गवर्नर साहब इज द एडमिनिस्ट्रेटर। ज्यादातर वो ऑफिसर ड्रिवन गवर्नमेंट है, लेकिन आप चले जाओ कोटा में, अंबाला में, जोधपुर में, जलंधर में, वहां पे एमएलएस का बड़ा रोल है, राइट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का। तो आपने जो कहा, जो फार साइटेड अगर कोई है, उसका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैंने अपना एरिया डेवलप करना है, मैंने अपने लोगों का काम करना है, तो 5 साल के बाद एक तो वो दोबारा इलेक्शन भी जीतेंगे, राइट, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड। कई बार नहीं भी तब भी जीतते हैं, लेकिन चांसेस तो है ना। बिल्कुल है। सेकंड पॉइंट है कि आपने नहीं ऐसा किया, आप अपने लिए सोच रहे हो या फार साइटेड नहीं हो, तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर, नो डाउट। फिर वो कहेगा यार आपने मेरे आदमी का काम नहीं किया। तो जो अफसर है वो कहेगा कि सर हमने तो ये काम इसलिए नहीं किया कि इसका एक गलत था। वो नहीं मेरे आदमियों के काम करो, तो वो तो फार साइटेड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट दोनों तरफ पड़ता है। राइट सर, डेफिनेटली। सर यू वर डीसी पंचकुला एंड डायरेक्टर आईटी चंडीगढ़ टूरिज्म एंड अदर थिंग्स। तो सर उस टाइम में और आज के टाइम में ये जो ट्राई सिटी का एरिया है कितना डेवलप हुआ है, आपको क्या लगता है? काफी डेवलप हुआ है। मैं डायरेक्टर आईटी था फ्रॉम 2000 टू 2006, और डायरेक्टर टूरिज्म भी तकरीबन इसी टाइम में था। राइट सर। 2007-8 में भी डायरेक्टर टूरिज्म था वैसे, यूटी चंडीगढ़। राइट सर। और डीसी पंचकुला में था 2014-15 में, तो 10 साल के करीब हुए। तो आई थिंक हर साल गवर्नमेंट का जो काम करने का ढंग है ओवरऑल वो चेंज होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक तो आ गई। राइट। क्योंकि मैं ही डायरेक्टर आईटी था एक वक्त, तो मुझे पता है वो टेक्नोलॉजी कैसे आई। और चेंज जो शुरू में था वो बड़ा मुश्किल था। बिजली बोर्ड के अफसर बोलते थे कि ये नहीं हो सकता कंप्यूटराइजेशन। अब बिजली बोर्ड के बिल अगर हम कंप्यूटराइज नहीं कर पा रहे थे उस टाइम, 2001-2 की बात कर रहा हूँ, जब मैं आया था शुरू में यंग डायरेक्टर आईटी ऑफ चंडीगढ़, बोले नहीं, क्योंकि उनको उससे नुकसान होता था, कुछ ट्रांसपेरेंसी बढ़ती थी। और इंडस्ट्री के बिल्स के, मैं नहीं बोलता सभी ऐसे थे, 1-2 ऑफिसर थे वो कहते नहीं ये नहीं करना, क्योंकि बिल्स जो जमा कराने लाखों में अगर बिल है बिजली का, हैवी इंडस्ट्री है कोई, अगर वैसे चंडीगढ़ में इतनी नहीं है, तो फिर वो टाइम पे जमा होना जरूरी है गवर्नमेंट के लिए, ऑब्वियस है। और उधर वो लेट करने में उसका फायदा है, बिल्कुल, कि भाई अभी मैं बाद में दे दूंगा या ऐसे। तो पॉइंट इज दिस कि ट्रांसपेरेंसी के लिए टेक्नोलॉजी आई। अब टेक्नोलॉजी है। उस टाइम हम लोगों ने एक ई संपर्क प्रोजेक्ट भी शुरू किया, आईटी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने। यस सर। तो ई संपर्क सेंटर्स हैं चंडीगढ़, वो मैंने ही फाइल बनाई थी, मैंने ही शुरू कराया था। मतलब मेरे बॉस थे, काफी टीम थी, ऐसा नहीं कि मैं ही था, एनआईसी भी था,
और एक एक्सिस बैंक ने भी एक अच्छा काम किया उसमें, और कई लोग थे उसमें स्टेक होल्डर्स। तो आईटी और फिर एक प्राइवेट कंपनी भी थी जिसने एम्प्लॉय लगाए। आईटी का रोल था ट्रांसफॉर्मेशन जो आप कह रहे हैं, Right, तो sir. इम्प्रूव हुआ। और अभी आप देखें तो पंचकुला में जब मैं डीसी आया तब तक मैं बीच में एमडी हार्ट्रॉन था हरियाणा में, Yes, sir. बीच में मैं डायरेक्टर इंडस्ट्रीज बाद में था, टूरिज्म में था, बीच में मैं 2 साल का सबैटिकल लेके ई गवर्नेंस कंसल्टिंग में गया था, लीव लेके गवर्नमेंट से। Okay, okay. तो जब मैंने ये 2014-15 में डीसी का रोल जब मेरा था तो टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई थी 2004-5 के मुकाबले में, Right. और कुछ हम लोगों ने ही उसको बढ़ाया था उस टाइम। कुछ लोग थे, टीम थी, एनआईसी ने अच्छा काम किया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, Right. जो हर स्टेट में है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डीआईओ होता है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर। Okay. ये बड़ा अच्छा एक रोल है। तो उस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन काफी आ गया था पंचकुला की वर्किंग में, मोहाली भी और चंडीगढ़ भी मैंने देखा सारा, क्यों हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी होती थी। Right, sir. तो पंचकुला में मैंने भी फिर उसको और बढ़ाया। एक एग्जांपल सिर्फ दूंगा कि हमारा जब मैं आया तो पब्लिक डीलिंग का टाइम था शायद 10 से 1 बजे तक का, लाइसेंस, आरसी, Yes, sir. अदर डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटराइज्ड। अब आपका ऑफिस तो खुला है 9 से 5 और पब्लिक सिर्फ 10 से 1। मैंने कहा भाई ये ठीक नहीं है। और फ्राइडे उन्होंने बंद कर रखा था कि फ्राइडे को हम अपना इंटरनल वो कंपाइलेशन वगैरह करेंगे। अब आप तो सॉफ्टवेयर कंपनी है Right. आपकी, Yes, sir. तो आईटी का ये रोल नहीं होता कि सिर्फ टाइम कंस्ट्रेंट करो, उसको तो 24/7 भी कर सकते हैं। Right. अब तो चलो ऐप हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने उसको टाइम को वीक में 12 आवर्स की जगह मैंने उसको 21 आवर्स कर दिया। Okay. तो मैं सैटरडे को भी शुरू कर दिया और 3 आवर्स की जगह 5 आवर्स अ डे कर दिया। वो काफी कुछ किया हमने। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को सहूलियत हुई, फायदा हुआ। सो दीज लिटिल स्टेप्स इन ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस टुक प्लेस। मुझे लगता है ट्राई सिटी का जो इस वक्त डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम सिर्फ अब आ रही है ओवर ट्रैफिक। अब मैं पंचकुला से यहाँ आया हूँ तो टाइम लगा है, Obvious है। 5 साल 10 साल पहले इससे 15-20 मिनट कम ही लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। So now this type of thing we need to solve. Otherwise, overall, my experience is that this is still the best place to live in the whole country. मैं अब स्पीकर हूं तो मैं पूरे इंडिया जाता हूं। Right. ऐसा पॉडकास्ट और जगह भी करता हूं, हाँ जी सर। लेक्चर भी देता हूं कॉलेजेस में और कंपनीज में और गवर्नमेंट में। तो आई सी ऑल द सिटीज। वहां अभी भी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली इज फार फार बेटर। सो लेट अस होप दैट इट रिमेन्स दैट वे। तो सर ऐसा क्यों होता है कि चंडीगढ़ यूज्ड टू बी द फर्स्ट मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री, अब वो 9th 10th नंबर पे आता है? इसमें ऐसे 2 चीजें हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मैं गवर्नमेंट में रहा हूं, इसलिए आपको एक सीक्रेट बताऊंगा। जी सर। सर्वे जो होता है उसका फॉर्म आपने कितना अच्छा भरा वो जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन होती है, Right. नैक, यस सर। A+, B+। Yeah. वो जो बंदा है जो आपका डील कर रहा है, जो आपका हेड है उसका नैक की टीम का, तो मैं एडवाइजर हूं 1-2 यूनिवर्सिटीज का भी। अभी शुलिनी यूनिवर्सिटी को A+ मिला है। यस सर। मैं भी उसका पार्ट हूं। Yeah, आई मीन आई एम आल्सो पार्ट ऑफ शुलिनी। दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। लेकिन आप कितना उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, काम आप अच्छा कर रहे हैं, उसका फॉर्म भरना, उसके डॉक्यूमेंट्स लगाने, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसका टाइम पे शेड्यूल फॉलो करना, वो सब भी जरूरी है। राइट। इसी तरह ये वाली बात, क्लीन वाली बात मुझे लग रही है चंडीगढ़ की। ओके। क्योंकि मैं इंदौर भी गया हूं। इंदौर इज सेड टू बी द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, या बट आई एम सेइंग इट ऑन एयर, आई थिंक चंडीगढ़ इज क्लीनर देन इंदौर। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी क्यों दिया गया है? क्योंकि वो उनका जो पॉइंट्स हैं उसमें फॉर्म में जो उसके पैरामीटर्स हैं वो फॉलो कर रहे हो। ओके। लेकिन अभी भी कहीं कहीं स्मेल थी जब मैं देखा इंदौर में। अब मैं नहीं कहता कि चंडीगढ़ इज एज क्लीन एज बिफोर, इट इज डेफिनेटली नॉट एज क्लीन एज बिफोर, इट इज क्राउडेड, मेनी प्लेसेस आर डर्टी, बट स्टिल वन ऑफ द क्लीनेस्ट। 9th 10th रैंक गलत है इसका, ओके। असेसमेंट गलत है, सर्वे इन्होंने ठीक से भरा नहीं है और अच्छा भरना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेप्स लेने भी जरूरी है, जो गार्बेज रिसाइकलिंग है, सेग्रीगेशन है, कलेक्शन है, फिर आपका जो एमसी का रोल है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल चंडीगढ़ इज स्टिल प्रोबेबली द 2nd 3rd क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इफ वी क्लीन इट प्लान इट। if we take more steps, then it will definitely come back to being number 1. That is great. I wish ऐसा हो जल्दी। जी जी जी। सर एक after you get retired from your services, so you start working as a motivation speaker. I did, yes. Specifically for all those aspirants जो कि IAS के लिए तैयार कर रहे हैं, IPS के लिए तैयारियां कर रहे हैं।
So what do you think, what is the most important thing for a student when they plan, okay, I want to go for IAS and IPS, I want to give it a try. So उनको कैसे decide करना चाहिए कि हाँ, you are the right person for this kind of work or job, और you can give it a try, क्योंकि रास्ता जितना, क्योंकि ये सब चीज़ें देखा जाए कि मोटिवेशन इज नॉट द ओनली थिंग. यहाँ तो चीज़ें मोटिवेशन से बहुत आगे चली गई हैं. डेडिकेशन इज नॉट द ओनली थिंग, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है. सो हाउ दे कैन डिसाइड, ओके, दे आर द राइट पर्सन फॉर दिस लाइन. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसमें एक गाना है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, चलते रहना पड़ेगा. राइट. तो मेन थिंग फॉर देम इज टू कीप ऑन कीपिंग ऑन, लगे रहो लगे रहो लगे रहो. बट कमिंग बैक, आई टुक VRS बिकॉज आई रियलाइज्ड के मैं 49 की एज में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया. रिटायरमेंट 60 पे होता है, Right. अभी नहीं हुआ है. यस सर. तो 49 के बाद मैंने किस लिए लिया कि मुझे लगा ये जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स, इनके ऊपर प्रेशर बहुत है. Not only UPSC aspirants. My niece, I saw she was under some kind of pressure करियर के बारे में. मैंने देखा एक कॉलीग का बेटा, अनफॉर्चुनेटली ही कमिटेड सुइसाइड. IIT मद्रास में मैं लास्ट ईयर भी गया हूँ, 4 स्टूडेंट्स ने वहाँ IIT में सुइसाइड किया. सुइसाइड तो एक्सट्रीम है, डिप्रेशन केसेस हैं, एंग्जाइटी केसेस हैं. राइट. तो मैंने ये देखा कि मेरा रोल, क्योंकि गवर्नमेंट में रहते हुए भी एक स्पीकर बन गया था मैं, और कभी कभी होती थी, तब तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था. तो मैंने देखा कि ऐसा रोल जो मैं निभा सकता हूँ, IAS से आया हूँ, लोग सुनते भी हैं बात, तो आई कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी टू हेल्प दीज यंगस्टर्स. राइट सर. आपने कहा स्पेसिफिकली यूपीएस एस्पिरेंट्स, वो भी है, लेकिन मैं ज़्यादा वाइडर मेरा रोल है. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, IT प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट कंपनीज, मिडिल मैनेजर्स, यहाँ तक कि आजकल मैं CEOs को भी मेंटर कर रहा हूँ. मेंटरशिप ऑफ CEOs. Okay. और उसको मैं लिंक्डइन पे भी है, लीडरशिप मेंटरशिप. Yes sir, I have seen that. You've seen that. बिकॉज अब CEO एक मुझे मिले, मैं उनको मेंटर कर रहा था कुछ टाइम के लिए. कहता है सर मैं ना गुस्सा बहुत करता हूँ. बहुत बढ़िया, गुस्सा करते हो तो गुस्सा करोगे तो काम नहीं चलेगा. कि मैंने निकाल दिए इतने लोग, अब वो मेरी बैड माउथिंग करते हैं. मैंने कहा तो बैड माउथिंग ही करेंगे. यू डोंट वांट अ पर्टिकुलर पर्सन, ही डजंट फिट योर सिचुएशन, उसको इज्जत से फेयरवेल पार्टी दो, उसको बोलो कि हम आप नहीं बात बन रही है, बी कर्टियस. ये जो एक आजकल एक स्टाइल आ गया है, आफ्टर कोविड इट हैज वर्सनड, दिस रूडनेस हैज कम. यस सर. रूडनेस आई है. तो इन चीजों पे मैं स्ट्रेस करता हूँ अपनी टॉक्स में. इमोशनल इंटेलिजेंस, पीपल स्किल्स, कामनेस. लीडरशिप इज अबाउट कामनेस. अब मैं अगर धोनी हूं या रोहित शर्मा है, अभी बुमराह है, आई कांट अफोर्ड टू बी एजिटेटेड इन द माइंड. एक तो मैं बैट्समैन या बॉलर हूं, तो मुझे वो भी फास्ट बॉलर आ रहा है या मैं फास्ट बॉलर हूं, तो कॉन्सेंट्रेट करना है. मेरा माइंड अगर सोच रहा है यार फेलियर ना हो जाए, वो बड़ा बदमाश है, ये है वो है, तो बात नहीं बनेगी ना. ऑब्वियस है. Similar with leadership in corporate and government and other places. So I do my role to do this, and UPSC aspirants, which you asked, have to focus on their preparation as well as their mind. मैं उनको बोलता हूँ, मेरे पास भी हैं कुछ 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो मैं मेंटर कर रहा हूँ थ्रू एन अकेडमी, हमारी विवेक IAS करियर अकेडमी. आई एम द मेंटर. डॉक्टर विवेक राणा उसके डायरेक्टर हैं. तो क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स ओवर थिंकिंग कर रहे हैं. ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि यार सर नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा. अब नहीं होगा सोचोगे तो नहीं होगा. सो यू हैव टू गाइड देम. सो मेरी गाइडेंस तो यही है कि आप, अभी एक मुझे कल आया, एक फर्स्ट टाइम आई हर्ड लिंक्डइन पे एक लेडी का मैसेज आया, कोई शायद पटना से या कहाँ, वहाँ ज़्यादा UPSC एस्पिरेंट्स है. वो कहती सर मैं UPSC एस्पिरेंट्स की साइकोलॉजिस्ट हूँ. मैंने कहा कमाल है जी आपका, कि आई एम स्पेशलाइजिंग इन साइकोलॉजिकल इनपुट्स टू UPSC. क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है. ठीक है, ये नीट वगैरह में बहुत स्ट्रेस है, CUET भी है, आजकल बहुत कुछ है, बट एस्पिरेंट्स के लिए तो आई बेसिकली बिलीव दैट दे शुड बी ऑलराउंडर्स. दे शुड वर्क ऑन देयर इनर कामनेस. पढ़ाई करना एक चीज़ है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस करना है उसको सोचो. आप स्ट्रेस में पढ़ रहे हो और आप बिना स्ट्रेस के पढ़ रहे हो तो फर्क है ना उसमें. ऑब्वियस है. आपका इनपुट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका आउटपुट इंपॉर्टेंट है. हाँ बिल्कुल है. आप 12 घंटे बैठ गए जी, मैं तो 12 घंटे पढ़ा. भाई 12 घंटे में आपका माइंड कहाँ था, या आप चिंता कितनी कर रहे थे, आप पढ़ कितना रहे थे. दैट इज द की. ऑब्वियस है. सो आई गाइड देम, आई मेंटर देम ऑन दिस. आई हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस
लॉट ऑफ वीडियो, अब आपके पॉडकास्ट से भी कुछ लोग सुनेंगे, हाँ जी सर, इसी तरह मेरे बहुत हैं, तो उससे ये रील्स वगैरह देख के वो समझते हैं। अब आप और हम थोड़ा सीनियर हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो यहाँ पे बात नहीं सुनते इधर सामने, वो यहाँ पे बात सुनते हैं। बिल्कुल सही है सर। तो मुझे यहाँ पे बात करने का इतना फायदा नहीं जितना यहाँ से पॉपअप होने का फायदा है। राइट सर। तो आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी यहीं से आएगा हाँ जी सर, पॉपअप, बिल्कुल, और obvious उसको है। वो सुनेंगे। हाँ जी सर। तो यही रोल है। तो सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे नॉर्मली पहले कहा जाता है कि मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि भी जो भी तुम्हारे माइंड में है सब कुछ एक टारगेट पे लगा दो, 100% लगा दो, देयर इज नो प्लान बी। बट व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द आईएएस आईपीएस, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल है क्योंकि सक्सेस रेट इज सो लो। वेरी ट्रू। तो वहाँ पे 99.99% कह सकते हैं लोग फेल होने वाले हैं, और वहाँ पे सिर्फ एक ही प्लान रखना कितना सही है? ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा। हर पॉडकास्ट में, कई पॉडकास्ट में मैंने कहा, बहुत इंटरनेशनल लेवल के पॉडकास्ट में भी कहा कि आपका प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी जरूरी है। ओके, और बहुत जरूरी है। आपने जी जान जरूर लगा देनी है उसमें। यूपीएससी की बात कर रहे हैं आप, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जी जान लगानी ही लगानी है। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका हार्ड वर्क होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन आप अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है उसमें, तो आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर बनने के लिए भी तैयार रहिए। आप यूपीएससी में हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो यू हैव अ प्लान बी कि आप पीएचडी करेंगे ज्योग्राफी में और आप प्रोफेसर लग जाएंगे। या फिर आपका किसी और चीज में टेस्ट है, जो भी आप कॉमर्स कर रखी है आपने, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप कोई बीकॉम करके एमबीए कर सकते हैं। सो यू हैव टू हैव एन ऑल्टरनेटिव, बिकॉज एज यू राइटली सेड, success rate, I think if you look at the ratio, 0.01%, which means 99.99% will not make it. Exactly. यही हुआ ना मैथ्स? Yes sir. 0.01% will succeed. तो ये जो सारे हैं वो भ्रम में बैठे हैं फिर। और मैं इनको ये भी बोलता हूं कि 2 chances are good enough to assess where you stand. One boy came to me yesterday or day before. He's 23. I said 2 बारी 2, 25 साल के हो जाओगे, कोई बात नहीं। 23 to 25 you appear. At 25, you take an assessment. Are you reaching the goal? Are you near the goal? Are you so good now that one more chance and you will probably, hopefully crack it? Then you take that. If you are still far away, then don't go. This is not for you. और देखो, बॉलीवुड हीरो बनना कितने बनते हैं? इंडियन आइडल में कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? सही बात है। इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खेल रहे हैं ना आज तो। चलो वैसे 100, इस बार 100 का पूल है इस टाइम इंडिया का, लेकिन खेल तो 11 ही रहे हैं उस दिन। बिल्कुल सही। सो वी कैनॉट बी देयर, डोंट टेक इट टू हार्ट। इसी तरह लाइटर मोमेंट में आप शादी करना चाहते हैं उससे, दीपिका पादुकोण से, नहीं हो पाएगी यार। सही बात है। किसी और से करो। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। प्लान बी होना चाहिए, प्लान बी, सी, डी सब होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। जी। तो सर एक माइंडसेट क्या लेके चलना चाहिए उस स्टूडेंट को जो कि प्रिपेयर कर रहा है कि आप फेल भी हो सकते हो, ये कंसीडर करना चाहिए? मैं उसको फेल नहीं बोलता, वैसे मैं बोलता हूं कि यू कुड नॉट सक्सीड, बिकॉज बेसिकली इट इज अ कॉम्पिटिशन। इट्स नॉट के मार्क्स नहीं आए आपके, 40% भी आ गए, पास मार्क्स आ गए, लेकिन आपके उसके 50 आ गए किसी के। तो आई वुड से दैट टेक इट एज अ लर्निंग फॉर 2 years। 2 साल आप इसकी, आप समझो कि इन्वेस्टमेंट है। आपने एक तैयारी की, आपका नॉलेज बढ़ी, आपने वो 2 साल के बाद आपका नहीं हुआ तो आपने किसी और कंपटीशन में लगा दिया, बैंक के कंपटीशन में, ईपीएफओ। आई एम नॉट सेइंग दे आर लेसर, बट दे आर डिफरेंट कंपटीशन। राइट। आपने किसी और रोल में लगा दिया, वही नॉलेज। बिल्कुल। आपने इसमें पढ़ा, मान लो सोशियोलॉजी, सोसाइटी के बारे में, देन यू बिकेम अ जर्नलिस्ट और यू बिकेम अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल और यू बिकेम अ प्रोफेसर, यू अप्लाइड दैट नॉलेज। तो टेक इट एज अ इन्वेस्टमेंट। अब बोलते हैं स्टार्टअप में भी यही बोलते हैं। बिल्कुल। आपने स्टार्टअप किया, कई लोग कहते हैं जी मेरे 2 फेल्ड स्टार्टअप्स, बड़े गर्व से कहते हैं, क्योंकि वो 2 फेल्ड स्टार्टअप्स की वजह से तीसरा कामयाब हुआ। बिल्कुल। लर्निंग हुई, ये आपको भी पता है। हाँ जी सर। सो पॉइंट ये है कि हम उसको एज एन इन्वेस्टमेंट मान के चलें, तो देन वी डोंट टेक इट एज अ फेलियर। बट इफ यू गिव 6 years, देन फ्रॉम 22 to 28, द पीक ऑफ योर 20s, पीक ऑफ लाइफ नहीं मैं बोलता, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी हम पीक में ही हैं। ऑफिस है। तो 22 से 28 वाला जो है उसको मत लगाओ वहां पे, 6 साल मत लगाओ, फिर ज्यादा हो जाएगा। 2 साल अगर आपने लगाए तो वो फेलियर नहीं मानता मैं। ओके, दैट इज ग्रेट।
सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जब हम आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं तो हम सारा दिन पढ़ने पे शेड्यूल करते हैं, ये है 12 ये सब्जेक्ट पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, 12-12 घंटे कर रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं। बट एक बिसाइड दैट हम ये भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जो खेलता है उसका माइंड भी फ्रेश होता है। सो नॉर्मली जब हम ये प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वो स्पोर्ट्स को हम छोड़ देते हैं। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि शैल वी स्टार्ट, मतलब हमें थोड़ा बहुत खेलना जरूरी है या व्हाट यू थिंक? नवीन जी, आपने कई अच्छे सवाल पूछे ये, लेकिन दिस इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, ये वाला। ओके। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, टूर्नामेंट करता हूँ, जेपी यात्री टूर्नामेंट इन माय फादर्स मेमोरी। सवाल ये है कि हम बिना स्पोर्ट्स के कंप्लीट पर्सनालिटी बन ही नहीं सकते। ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ड्रग्स की प्रॉब्लम इस रीजन में, मैं स्टेट नहीं कहूंगा, रीजन में कहूंगा, इस रीजन में इसलिए है कि स्पोर्ट्स का रुझान कम हो गया। जो बच्चा दौड़ लगाता है, गेम खेलता है, उसको ड्रग्स नहीं चाहिए, उसको वो कहेगा ही नहीं, ही विल स्लीप ऑन टाइम, राइट, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज ही हैज डन। जो रात को सोशल मीडिया एडिक्शन है वो भी लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से है। जो माइंड अपना खराब कर रहा है वो इसलिए कि दौड़ नहीं लगाई उसने। अगर हम स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स पूरे नेशनल, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज लेवल पे कर देते हैं एज ए नेशन, तो आप देखो कल्चर बनेगा। जर्मनी वगैरह में या कहीं, चलो वो डेवलप नेशन है, पर हरियाणा और पंजाब को ही ले लो, चलो मैं हरियाणा में रहा हूं, हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां स्पोर्ट्स बहुत ही पॉपुलर है। right, आपको पता है एशियन गेम्स में हरियाणा के मेडल कई कंट्रीज से ज्यादा थे, बिल्कुल, और पंजाब के कम हैं लेकिन कम है। तो पंजाब नीड्स टू बी, अच्छा पंजाबी एंड हरियाणवी इफ यू लुक एट देम, फिजिकल फिटनेस सिमिलर लगती है, ऑब्वियस है, हाइट अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, डाइट अच्छी है, वेदर अच्छा है। तो पंजाब में क्या कमी है? दैट स्पोर्ट्स का कल्चर कम हो गया है। तो अगर हम बढ़ाएंगे वो ड्रग्स कम हो जाएंगे। एंड देन हिमाचल स्पोर्ट्स ही नहीं है, हिमाचल और होना चाहिए स्पोर्ट। कुछ आ रहे हैं बच्चे, अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट, बट इफ वी हैव अ कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन नॉर्थ इंडिया particularly, these students who are going astray, they will come right. So you are right, we should have sports. And you asked about UPSC aspirants. I tell all my students who I'm mentoring, 80-20 रूल है। 80% आप अपनी तैयारी पे फोकस करो, 20% स्पोर्ट्स, म्यूजिक, मूवीज, किताबें पढ़ो, कॉन्वर्सेशन करो, कॉफी पियो, जाके घूमो फिरो। डोंट बिकम ए काइंड ऑफ रिक्लूज कि मैं तो जी 2 साल बाद मिलूंगा अब। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। लाइफ चल रही है साथ साथ, एग्जैक्टली। और तब मैं उसमें 8 घंटे जो पढ़ रहा हूँ या 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं ज्यादा फ्रेश फील करूंगा, ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने मूवी भी देखी पहले। अब मैं ज्यादा पढ़ूंगा, है ना? तो ये बात है। सो टाइम टू टाइम डू यू थिंक कि मोटिवेशन की जरूरत भी रहती है? ये तो बहुत ही ज्यादा है इनका माइंडसेट। यू सी, कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद, अनफॉर्चुनेटली मेंटल इलनेस एंड मेंटल वेलनेस इज इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। एंड यस, मोटिवेशन की जरूरत रहती है, सभी को रहती है, पर इनको तो बहुत ही ज्यादा रहती है, ऑब्वियस है, क्योंकि फेलियर नजर आता है। फिर भी लगे हुए पेरेंट्स बोलते करो करो बच्चे, तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट हो। प्रेशर में आ गया बच्चा। वर्ल्ड का बेस्ट तो नहीं होता कोई कोई तो होगा, लेकिन पेरेंट तो समझता है मेरा ही बच्चा सबसे आउटस्टैंडिंग है। यस सर, बिल्कुल। तो पेरेंट और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन भी कम है। ये मैं बहुत स्कूल्स में मैं जाता हूँ, लेक्चर देता हूँ, पेरेंट्स को ही सुना देता हूँ कि तुम अपने बच्चों से बात तो करो। एग्जैक्टली, है ना? थोड़ा मोरल सपोर्ट तो अच्छा, वो बच्चा कुछ करना चाहता है, ये सुनते नहीं है पेरेंट्स। पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिसन टू योर चाइल्ड, राइट, बिकॉज दैट बॉय और दैट गर्ल, टीनेजर इज नॉट टॉकिंग इनफ। वैसी बात नहीं करते, कम करते हैं बात, टेक्स्ट करते हैं। तो उनसे बात करो, टाइम स्पेंड करो, वेरी इंपॉर्टेंट। And sir, some of your podcast also and your reels, Instagram, YouTube videos, you normally talk about the spirituality and meditation also. Yes. So that is the topic which I love to talk about. Yes. So what do you think? Should it be a part of a aspirant's life कि meditation हो, yes, थोड़ा spiritual हो बंदा, ताकि इन सब प्रेशर को झेल सके? आप साइंटिफिक वे में देखो इसको। हम पहले हम स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन की बात नहीं करते, राइट। मैं कहता हूं कि कामनेस पे फोकस करो। आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रही है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव है, आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हो, आप अपनी स्पीच की तैयारी करो, प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, आपका माइंड क्योंकि थोड़ा सा स्थिर है, देन यू विल डू बेटर, नो डाउट। आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, यू विल डू बेटर। सो मेडिटेशन हेल्प्स फिजिकली एंड मेंटली, डेफिनेटली, राइट। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल, जो आपने कहा।
वो पर्पस ऑफ लाइफ हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, सारे रिलीजन्स के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, गॉड इज नंबर वन. Obviously. God has to be found. How do you find God? You cannot find God in office or in money or in power or in becoming famous. वहां तो नहीं मिलेंगे आपको. मिलेंगे तो वही ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, अपनी पाठ करोगे, अपना जो भी करोगे. So that inner battle is what I follow. I follow Yogananda, Paramahansa Yogananda, author of Autobiography of a Yogi, Yoga Satsang Society. You can follow any path. Any youngster wanting to meditate, follow any path. But start early. I would say schools should have children meditating. 5 minutes meditation रोज करिकुलम में डाल देना चाहिए. उससे वो शुरू में आते ही असेंबली के बाद क्लास में आए, मेडिटेशन टाइम. दे नो कि रोज ये पार्ट है. इवन हमारे माय वाइफ रन्स अ स्कूल फॉर टॉडलर्स. शी मेक्स देम मेडिटेट एंड दे नो कि उस टाइम रेस्टलेस हैं, बट दे नो कि ये मैम ने बोला मेडिटेशन टाइम, तो उनकी आदत बन जाती है. So I would say that form a relationship with God within. हम लोग भी बाद में सीखे, बड़ा पहले हम लगे रहते थे अपना करियर में, फिर रियलाइज किया कि गॉड भी है. हम इनको भी ध्यान रखना है. तो फिर ध्यान लगाना शुरू किया, मेडिटेशन साइंटिफिक शुरू की. परमहंस योगानंदा सेज एवरीथिंग कैन वेट बट योर सर्च फॉर गॉड कैन नॉट वेट. सो डोंट वेट टू लॉन्ग, जस्ट स्टार्ट. और फिर रिटायरमेंट के बाद हम मेडिटेट करेंगे, वो भी नहीं होता है. सही बात, वो नहीं होता है. और मैं वहां पे कोई मेडिटेशन की बुक भी दिख रही है मुझे, तो अच्छी बात है. अच्छी बात है. सर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब कुछ किया हमने, ठीक है, 2 साल दिए लाइफ के. डू यू थिंक लक आल्सो प्ले अ रोल? आई थिंक यू हैव टू हैव फेथ. आई थिंक लक जो है ना, वो एक और कहावत है. आई थिंक वन ऑफ द बॉक्सर्स सेड, टॉप अमेरिकन बॉक्सर, ही सेड the harder I work, the luckier I get. तो हमें अपना रोल तो करना है ना. मैं कहीं यूज करूंगा इसको. हाँ, the harder I work, the luckier I get. My luck also improves. See, another thing spiritual आपने बात की, वो कहते हैं कि हम गॉड की तरफ चलते हैं तो हमारी तरफ दौड़ते हैं. We are walking towards God. He starts running. Who is covering more distance? God is covering more distance. Yeah. So we only show the inclination, little bit. So luck will come if we work hard. So God helps those who help themselves. You have to help yourself. So I would say 90% तो काम आप खुद ही करो. Then destiny is there, divine luck is there, not there. Blessings are required. That is not in your hand. But the more you work hard, definitely the results will come. One day they will come. They will definitely come. One day. Right, sir. सर बीइंग एन IAS और इस टाइप के सर्विसेज में होते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है. सो डू यू थिंक कि जस्ट बिकॉज कि प्रेशर बहुत हाई है, देन वी शुड गो फॉर मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी और दोस थिंग्स, या इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? इट शुड बी फ्रॉम द बिगिनिंग, नो डाउट. बट देन ह्यूमनकाइंड, मैनकाइंड डजंट लर्न सो इजीली. ठोकरें खा के सीखते हैं. ऑब्वियस है. वो एक स्टोरी है. वो कहते हैं कि एक आदमी लटक गया क्लिफ से, पहाड़ से. वो बेचारा लटका हुआ तो गिर सकता था और कोई था नहीं वहां पे, और फिसल गया. अभी ही इज हैंगिंग ऑन एंड ही मे फॉल. तो ही शाउट्स, ही सेड एनीबॉडी देयर? एंड द वॉइस कम्स फ्रॉम द हेवन, यस गॉड इज, आई एम गॉड. गॉड प्लीज हेल्प मी. सो गॉड्स वॉइस सेज यू जंप. नाउ दिस मैन सेज जंप. गॉड कह रहा है जंप. नो आई कांट जंप. ही सेज एनीबॉडी एल्स देयर? अब गॉड की बात तो है कि जंप, अब जंप करके कोई फायदा ही होने वाला है. ऑब्वियसली गॉड इज सेइंग यू जंप. वी डोंट हैव दैट फेथ हैज टू डेवलप. राइट सर. फेथ जितना हमारा अपने ऊपर, गॉड के ऊपर डेवलप होगा, उतना ही हमारी कामयाबी है. ये चीजें हम बाद में सीखते हैं. बिल्कुल. ठोकर खा के ही सीखते हैं. हम सब पहले हम लोग थे, यंगस्टर थे, तो हमें था जॉब लग जाए, करियर हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मार्क्स आ जाए, शादी हो जाए, जो भी है. But then later we realized that God should have been sought earlier, right from the beginning. Sir, you were IT director Haryana also. Chandigarh and Haryana both, yeah. And you were also working as a education director of education Haryana, yeah. right? Yeah. Okay. So आपने देखा सर कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आई है या इट इज जस्ट ऑल हाई? बिकॉज हर चीज़ में इतना कंपटीशन है, इतने एग्जाम्स भी कम्पिटिटिव हो रहे हैं, स्कूल्स इतने सारे खुल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है यार क्या हो रहा है. तो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये जस्ट हाइप क्रिएट हो रहा है बाहर की? ये मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट कुछ एस्पेक्ट्स में हुई भी है और कुछ एस्पेक्ट्स में डिक्लाइन भी हुआ है.
अगर आप देखें पहले कहते थे यार टीचर, वो टीचर ऐसा था आउटस्टैंडिंग, उसको अभी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। वो टीचर सख्ती से पढ़ाते थे पहले, बिल्कुल। मेथड कुछ और था। अब जो है वो क्वालिफाइड ज़्यादा हैं टीचर्स कई, हो सकता है ज़्यादा पढ़े लिखे भी हों, बट वो इंस्पिरेशन शायद कम हो गई कहीं पे। और वो टीचर्स जो हैं वो भी, उनका स्टेटस भी हमने कम कर दिया, सोसाइटी ने। स्कूल टीचर का स्टेटस होना चाहिए, रुतबा होना चाहिए, उनका एक इज्जत होनी चाहिए, वो नहीं है, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और स्कूल टीचर इज चर्निंग आउट हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन एवरी ईयर। एक क्लास जा रही है उनके सामने से ही 50-60 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, मान लो एक क्लास में से। yes, तो दैट मीन्स दैट दिस टीचर इज प्रोड्यूसिंग द क्रीम ऑफ द कंट्री, लेकिन हम उतना रिस्पेक्ट नहीं। तो रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स अगर बढ़ेगा तो एजुकेशन इंप्रूव होगा। इनका थोड़ा सा सैलरीज भी कम है गवर्नमेंट में, और लोगों की सैलरी ज्यादा है, और कई जगह तो क्लर्क की जो सैलरी है और स्कूल मास्टर की सैलरी सेम है। ठीक है, क्लर्क आई एम नॉट सेइंग कि कोई कम है वो, लेकिन स्कूल मास्टर जो है वो, उसका रोल देखो और क्लर्क का रोल देखो। ऑब्वियस है, वो कागज निकाल रहे हैं, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना इज अ बिग थिंग। ऑब्वियस है सर। सो इसको हमें स्टेटस बढ़ाने से, अच्छा एजुकेशन में प्रॉब्लम एक है, सिर्फ एक ही जो मेन प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम इज द मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। अगर वो, उनका रिस्पेक्ट, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है तो आप देखना फिर इम्पैक्ट। वही टीचर उसी क्लास में जोश के साथ अगर पढ़ा रहा है तो आप सोचो क्या फर्क पड़ेगा। नहीं, अगर लिस्टलेसली ऐसी बोरिंग वे में पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं है। सर एक क्वेश्चन मुझे कभी समझ नहीं आता कि इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हम स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद ही वो एग्जाम देंगे और पढ़ाने वाले हमारे टीचर हैं, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या बाहर ट्यूशन लेके ही प्रिपेयर किए जा सकते हैं? नहीं, होना तो नहीं चाहिए, वो नॉर्मल सिस्टम में होना चाहिए। वो फिर गवर्नमेंट लेवल पे क्यों नहीं आता कि यार ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट, मैं भी रहा हूँ, तो उस टाइम हमारे ये वाली प्रॉब्लम इतनी नहीं थी जब मैं स्कूल एजुकेशन में था। बट ये जो प्रॉब्लम है ऑफ डमी स्कूल्स, नो 12th क्लास का एग्जाम एक है आपके पास, तो उसको तो सीरियसली देना चाहिए ना। वो कहते हैं नहीं इसका कोई वो नहीं है, अब ये वाला दो कंपटीशन, या तो हम करेंगे 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है सब जगह। हाँ ऑब्वियस है। और बोर्ड का एग्जाम है, अब आपने कर दिया भाई वो फलाना होगा, वो आईआईटी का अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो वही सिस्टम गलत है। फिर बच्चे उसको सीरियसली नहीं लेते, इसको सीरियसली लेते हैं, तो ऑब्वियस और ट्यूशन लेते हैं। फिर वो स्कूल को भी सीरियसली नहीं लेते, ट्यूशन को सीरियसली लेते हैं। ट्यूशंस आर डूइंग बेटर देन। सो आई थिंक इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम। द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन द स्कूल्स हैज टू इम्प्रूव। और बाहर के देश में एक फायदा और है कि वहां पे, बाहर के देश में एक फायदा और है उनको कि वहां पे प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स वगैरह का जो स्टेटस है वो बहुत हाई है। राइट सर। अमेरिका में यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी है या कोई प्रोफेसर है, वो तो ही इज एन आइकॉन, लोग उनको मतलब बहुत बड़ा समझते हैं। यहाँ पे इतना नहीं मानते हम। राइट सर। तो इसलिए वी हैव टू गिव स्टेटस, वी हैव टू, यूर राइट इन सेइंग दैट इंस्टीट्यूशन का एजुकेशन जो है वही अच्छा होना चाहिए, उस बाहर जाने की जरूरत क्या है। एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि हर किसी को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ना नहीं चाहता। वो गवर्नमेंट स्कूल में, इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के बच्चे भी नहीं पढ़ते गवर्नमेंट स्कूल में। ऑब्वियस है। और कुछ टाइम पे जैसे ये व्हाट्सएप पे भी कई बार मैसेज चलता है कि जो ऐसा कंपलसरी होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है एटलीस्ट उनको एक स्पेसिफिक क्लास तक तो अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। गवर्नमेंट स्कूल्स, अब मैंने देखा कुछ इंप्रूवमेंट्स, जैसे हरियाणा में मैंने देखा है, यूटी में देखा है, चंडीगढ़ में संस्कृति स्कूल्स हैं, सार्थक स्कूल्स हैं, नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, केंद्रीय विद्यालय में मैं भी पढ़ा हूँ 11th-12th में। क्या होता है कि जहाँ पे फोकस है, एक धनास में गया मैं, चंडीगढ़ में, राइट सर, गवर्नमेंट स्कूल धनास, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड, because they are the government school in a rural, in a slum area, which has done the maximum good work. अभी हमने एक सुविचार, हमारा थिंक टैंक है, जनरल वीपी मलिक, फॉर्मर आर्मी चीफ, मैं हूँ उसमें, हम लोग हैं। तो वहां गए तो देखा कितना मेहनत कर रहे हैं वो लोग। और बच्चे कौन से हैं? जिनके पेरेंट्स कभी स्कूल ही नहीं गए, फर्स्ट टाइम लर्नर है वो, उसका पेरेंट लेबर में है या रिक्शा जो भी है, तो ही इज नॉट एबल टू, दे डिडंट स्टडी। सो इनमें अच्छा काम हो सकता है, अगर एक दो स्कूल में अगर हो रहा है तो बाकियों में भी हो सकता है। राइट सर। एक चीज और कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स वाली आपने बात की, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी देना चाहिए। एक पीरियड स्पोर्ट्स का होता है,
उसमें एक फुटबॉल होती है, उस एक फुटबॉल को 100 बच्चे या 60 बच्चे कितना खेलेंगे उससे? बिल्कुल सर। आधे घंटे में पौने, और उसका भी मैथ्स का टीचर का बोलता है ना मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगानी है, तो वो उसको गेम पीरियड कैंसिल हो जाता है। राइट तो सर। स्पोर्ट्स है ही, राइट तो सर। बहुत जरूरी है। सर, ड्यूरिंग ऑल योर प्रिपरेशन पीरियड ऑफ IPS IAS जो भी हम तैयारी कर रहे थे, आपका रोल मॉडल कौन था? वैसे तो मैं, जैसे मैंने बोला, नॉमिनेशन हुआ मेरा, लेकिन रोल मॉडल मेरे फादर ही थे, क्योंकि वो IPS में थे और मैं उनको देखता था कि मैं इनकी तरह बनना चाहता हूँ। ओके। वो चले गए थे उस टाइम तक, लेकिन ही वॉज एन एग्जाम्पलरी पर्सन। वो बहुत बैलेंस थे और बहुत काम शांत व्यक्ति थे। हालांकि लोग उनसे डरते थे, वो कम बोलते थे। ओके। जो कम बोलते हैं उनसे ज्यादा डरते हैं लोग। सही बात है। तो जो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अनदर थिंग इज कि स्पोर्ट्स हैज बीन माय फेवरेट। तो गावस्कर वाज माय रोल मॉडल इन स्कूल, देन तेंदुलकर बिकेम माय रोल मॉडल। फिर उसके बाद हम स्पिरिचुअल हो गए, तो परमहंस योगानंदा इज माय रोल मॉडल, एंड ही वाज ओनली 27 years old व्हेन ही वेंट टू अमेरिका। स्वामी विवेकानंद गए पहले 1893 में, शायद उनका लेक्चर था, राइट सर। और इनका लेक्चर 1920 में था, 27 years के बाद। ये 1893 में पैदा हुए परमहंस योगानंद। वहां इन्होंने साइंस ऑफ रिलीजन पे लेक्चर दिया, एंड देन एज अ यंग मंक ही वेंट अक्रॉस अमेरिका, फुल हाउस पैक्ड। अभी हम उनकी टीचिंग्स फॉलो करते हैं, उनके मंक्स हैं पूरे इंडिया में जो आते हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन है। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर, रामकृष्ण मिशन, क्या जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन। एंड लुक एट द गुरुद्वारास, look at them. I mean, there are many gurudwaras doing not only spiritual service but service to the society. We know it. Yes, How sir. wonderfully they are working. It is. Many religions, they are doing great work, no doubt. Sir, as we moving towards the end of this podcast, because you have a little bit short time, so we are really obliged कि आप आए यहाँ पे, हमें टाइम दिया। बट इस कन्वर्सेशन में, एक छोटी सी कन्वर्सेशन में, एक चीज मैंने जो नोटिस करी है, so your inclination towards the spirituality. Yes. So I would love to have a more detailed podcast with you on spirituality. I will be happy to do that, because I think all of us are on a journey. Journey is more important than destination, जो हम बात कर रहे थे। Yes, sir. So उस journey में हम improve अपने आप को करें। Nobody is perfect. Obviously. And spiritually, when we try, then we improve faster. All the hard work that I do, it is good, but hard work in the stock market and hard work in spirituality, I think the investment should be balanced. Right, sir. है ना? अब लगे हुए हैं जी, लगे हुए, ओ ये डाउन हो गया, वो अप हो गया, वो हो गया। मेरा एक है रिलेटिव, कल मेरी वाइफ उनको बोल रही थी, बट डिनर पे आए थे रिलेटिव्स, तो माई वाइफ इज ऑल्सो स्पिरिचुअली माइंडेड लेडी। तो वो अपने कजन को बोल रही थी कि तुम क्यों नहीं मेडिटेशन करते हो, स्टॉक मार्केट में लगे रहते हो। तो बात तो ठीक है, थोड़ा तो बैलेंस करना है ना। तो ऑल ऑफ अस शुड वर्क हार्ड इन ऑल फील्ड्स, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, बॉडी, माइंड एंड सोल। राइट सर। दैट इज इट। सर, बिफोर वी जस्ट एंड दिस पॉडकास्ट, आप एक मैसेज जो सारे लोग बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैं ये कहूँगा कि बैक योरसेल्फ, हैव फेथ। डोंट थिंक दैट आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट एबल टू डू इट, आई वोंट बी एबल टू डू इट। नहीं होगा तो नहीं होगा यार। वर्क हार्ड, डू योर बेस्ट, then have faith in your parents, have faith in God. If you have faith, and then as I said, plan B, plan C, plan D, plan E, plan Z तक रखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। Don't worry. हम जहाँ हैं, आप जहाँ हो, मैं जहाँ हूँ, we never knew exactly where we will be. Exactly. Life तो कहीं ना कहीं ले जाती है ना हमें। Obviously, sir. किसी को ये नहीं पता कौन सी सिटी में एंड अप करता है, या कौन सी वोकेशन में, कौन सी जॉब में कौन मिलता है उसको। ट्रेन में आपके साथ कौन बैठा है, इज इट इन योर हैंड? उसका टिकट कुछ और है, आपका कुछ और है। वो बंदा आपका फ्रेंड बन गया फॉर लाइफ। सो वी शुड नॉट बी टू ग्लूड टू दिस, के यही होगा बस, ऐसे ही। बिल्कुल सर। सो कीप योर कूल एंड वर्क हार्ड एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।